हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर था नियोजित विकास की राजनीति। इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक फैसले और विकास। साथ ही साथ पिछले 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का सामना किया। आइए अब तीसरी चुनौती की ओर रुख करते हैं। ये चुनौती आर्थिक विकास की थी ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहली 2 चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में कुछ अलग और तनिक कठिन रास्ता चुना था। आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक की सफलता मिली क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन और गहरी थी। और इस अध्याय में हम आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों के लिए किए गए राजनीतिक फैसलों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सवाल है जैसे विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और इसको लेकर कौन से अहम फैसले हुए। पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और इसकी सीमाएं क्या थी। बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। आज़ादी के बाद के शुरुआती 2 दशकों में आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयास हुए और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की मुख्य भूमिका रही। इस तरह के डाक टिकट से इस बात की एक झलक मिलती है। आजकल ऐसे डाक टिकट कुछ खास देखने में नहीं आते। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक फैसले और विकास की। इस बात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। इसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज्यादा भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को भी इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। कहीं ना कहीं वर्तमान में भी इस प्रकार की समस्या देखने को हमें मिलती है, जैसे कि वर्तमान समय में जैसे सतत विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम पर्यावरण की चिंता करते हैं और मतलब बिल्कुल भी उन चीज़ों का सुनियोजित तरीके से यूज़ नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हमारी पूंजी बाधित होती है। लेकिन अगर हम किसी पर्यावरण का जो भी संसाधन है उसका उपयोग करने लगे तो उसकी दोहन की चिंता बनी रहती है। साथ ही साथ कई जनजातियां होती है जो कि वन के इलाकों में रहती है, तो उनको भी विस्थापन की समस्या से जूझना पड़ता है। तो ये समस्याएं हमें आज भी देखने को मिलती है और कई प्रकार के संघर्ष और न्यूज़ इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर भी हमको दिखाई देती है। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। आप क्या इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा भी बिंदु है जिस पर हम सभी पक्ष राजी हो सके? इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके। आप जैसे ही इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत है। दरअसल किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए, तो इस चीज़ पर भी आपके मन में कई प्रकार के क्वेश्चन उठ सकते हैं। यहाँ पे पोस्को प्लांट यानी कि उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू, तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप इसे पढ़ सकते हैं। राजनीतिक टकराव। इन सवालों के जवाब में कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुला पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए। कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। अगर आप देखें तो कई बार क्या होता है कि ऐसे एक्ट भी बन जाते हैं जिनमें टकराव की स्थिति होती है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको फुटपाथ से हटाया जाता है ताकि लोगों को आने जाने में थोड़ा सुगमता हो। लेकिन वही अगर इन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको हटाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी आजीविका भी उनसे छिन जाती है, क्योंकि उनको नई जगहों पर पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो फिर उनको कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल या फिर समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी या फिर दक्षिणपंथी रुझान वाली है। आपने ऐसा जिक्र जरूर ही पढ़ा होगा। दक्षिणपंथ या फिर वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल या फिर समूह के बारे में ये प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वो कौन सा पक्ष लेगा या फिर आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी।
वामपंथ से अक्सर उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण के पक्ष में है और मुक्त प्रतिस्पर्धा पर राज्य विनियमन को प्राथमिकता भी देता है। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथ और कौन से दक्षिणपंथ थे? आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ रखेंगे? आज़ादी के बाद देश में ऐसे कई फैसले लिए गए जिनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूँ कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत भी थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर ही सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं तो जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते जाएंगे और जो अमीर हैं वो अमीर होते जाएंगे। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद भी थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद से चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की जरूरतों के आड़े आता तो फिर ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा? इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं। जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करना भी जरूरी था। साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत की राजनीति को इतिहास में जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना भी जरूरी है। अब हम बात करते हैं जरा विकास की धारणाओं की। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से भी बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला दे देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना भी जाता था। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा ट्रेन्स हैं या फिर रोड वगैरह हैं या फिर रेल की पटरी है या फिर जहाँ पर ज़्यादा स्कूल है, मॉल हैं, तो वो ज़्यादा आधुनिक हो गए। इस टाइप की लोगों की धारणा बन गई। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील या फिर अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जैसे कि हमें अमेरिका में भी देखने को मिलता है। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था, जिसे हम USSR के नाम से भी जानते हैं। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित भी थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक भी शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत ज़्यादा कम थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं के इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ये बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ादी भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी ये बात साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा और नेताओं में इन बातों को लेकर बहस भी छिड़ी थी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे और कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी भी था। अब हम बात करते हैं योजना आयोग की।
पिछले साल आपने संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों या फिर दूसरे निकायों की तरह है ही नहीं। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तब तक प्रभावकारी हो पाई जब तक मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी, उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा भी गया था कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहाँ राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो, या फिर राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो, जो कि हमें आर्टिकल 39 में भी देखने को मिलता है। समुदाय के भौतिक संसाधन की मिलिकियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्वसामान्य की भलाई हो। इसे हम 39 के बी क्लॉज में देखते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन या फिर उत्पादन के साधन एक आध जगह केंद्रित हो जाए और जन सामान्य की भलाई बाधित हो, तो इसको हम 39 के सी में भी देखने को हमें ये मिलता है। इसके अलावा भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की थी 1 जनवरी 2015 में। तो इसके लिए एक वेबसाइट भी दी है http.niti.government.in। आप इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इसमें जा करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नियोजन की। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वो विकास का एक खाका या फिर योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जनसमर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर सब कुछ सीख चुका था। जापान और जर्मनी के युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था पर फिर इसने खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 और 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच में शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल ये कहानी आप में मतलब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प भी है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई भी अंकुश ना हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव भी तैयार किया था। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या फिर वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने और भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, ये फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका भी निभाई थी। अब हम बात करते हैं कुछ शुरुआती कदमों की। सोवियत संघ की तरह भारत की योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट का 2 हिस्सों में बांट दिया गया और एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर खर्च करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना होता था और पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फ़ायदा ये था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप में ही कर सकती थी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया था। इससे देश में गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ और जीवन के हर क्षेत्र के लोग मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमा गहमी पैदा हुई उसे 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई और 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक ये माहौल जारी रहा और चौथा पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी। लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर तक
विराम देने का फैसला किया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं भी सामने आई थी, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। अब हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की कोशिश देश को गरीबी के मकर जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों के एन दास थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई और इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है, उससे कृषि और विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया, जिसे कि पहले संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज भी माना जाता है। जो अनुसूची 9 है, उसमें भी भूमि सुधार से रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। ये तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चों से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था और इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की और ये काम भी कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे, उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार बहुत ज़्यादा कम था। बहरहाल, नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन ये बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के बाकी के दिनों में, यानी 1960 के दशक से लेकर के 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। औद्योगिकरण की तेज रफ्तार, अब हम इस पर बात करते हैं। पीसी महालनोबिस, अगर आपने नाम सुना होगा, 1893 से 1972 तक ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे और भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931 के संस्थापक भी थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे और तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के समर्थक भी थे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया और पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव लाने की बात भी तय की गई थी। सरकार ने ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिली, चूंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। इसीलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया था। बहरहाल, इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच में संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय की योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई। ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रतिशत और विकास के कुछ प्रमुख मत भी देखने को मिलेंगे। जैसे कृषि और सामुदायिक विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना में 15.1 रहा और दूसरी में 11.8 रहा। इसके अलावा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 17 पहली पंचवर्षीय पर ध्यान दिया गया था और 10.1% दूसरी पंचवर्षीय पर ध्यान दिया गया। उद्योग और खनन की बात की जाए तो पहली में 7.6 ध्यान दिया गया और दूसरी में 18.5। वहीं परिवहन और संचार की बात की जाए तो फिर 23.6 पहली में और 28.9 दूसरी में। ऊर्जा वाला था तो 11.1 था जो पहली पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया और 8.9 दूसरी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि पर पहली पंचवर्षीय योजना में 22.6 तक ध्यान दिया गया और साथ ही साथ
दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसमें 19.7% ही इस पर ध्यान दिया गया और अन्य चीज़ों पर 3% पहली पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया और 2.1 दूसरी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया था। विकेंद्रित योजना की बात की जाए तो जरूरी नहीं कि हर नियोजन केंद्रीकृत हो। ऐसा भी किया जाता है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है, आयु प्रत्याशा बढ़ी है और वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान भी शामिल है। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके और केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में भी शामिल हों। अब हम बात करते हैं जरा जेसी कुमारप्पा की। 1892 से 1960 तक ये चर्चा में रहे। असली नाम था इनका जेसी कार्नेलियस। अर्थशास्त्री एवं चार्टेड अकाउंटेंट थे और इंग्लैंड और अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की थी। महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे ये और गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की इन्होंने कोशिश की थी। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक भी थे और योजना आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने योजना प्रक्रिया में भी हिस्सेदारी की थी। तो मुझे लगता है आप आज का चैप्टर समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? पहला ऑप्शन, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। दूसरा ऑप्शन, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। तीसरा ऑप्शन, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी और चौथा ऑप्शन, इसके नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? पहला नियोजन, दूसरा उदारीकरण, तीसरा सहकारी खेती और चौथा आत्मनिर्भरता। तीसरा क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। पहला ऑप्शन बॉम्बे प्लान से, दूसरा सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से, तीसरा समाज के बारे में गांधीवादी विचार से और चौथा किसान संगठनों की मांग से। तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं सिर्फ सेकंड एंड फोर्थ, सिर्फ फोर्थ एंड थर्ड, सिर्फ पहला और तीसरा, या फिर सारे के सारे सही हैं। तो आप इनके आंसर्स दे सकते हैं और आप इनको भी मिला सकते हैं चरण सिंह, पीसी महाल नोबिस एंड बिहार का अकाल और वर्गीज कुरियन को इन चीज़ों से। औद्योगिकरण, जोनिंग, किसान या सहकारी डेयरी, आप इनको इसके साथ मिला सकते हैं। अब आपके लिए कुछ रिटर्न क्वेश्चन। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? और पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लासेस अपडेट एंड साथ ही साथ PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।